सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स से चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर का आप कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी करके आए हैं। ठीक है, तो वहाँ जब आपने रियल नंबर्स को पढ़ा था, रियल नंबर्स में आपका रेशनल और इरेशनल, ये दो चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे और डिटेल। ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में आप पूरी तरीके से पढ़ चुके हो क्लास 9 में, इरेशनल के बारे में पढ़ चुके हो, लेकिन उसको यहाँ हमें इम्पॉर्टेंट है कि इरेशनल जो कि एग्जांपल √2 होता है, √3 होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ये होगा कि इसको प्रूफ करके दिखाइए कैसे ये इरेशनल है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक बचते हैं, कुछ थॉरम्स हैं, फंडामेंटल थॉरम्स हैं, इक्वल डिवीजन लेमा है, ये सब इसके अंदर हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम बेसिक कंसेप्ट की इसमें अगर हम बात करते हैं तो चलिए डिवीजन एल्गोरिथम शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिक कंसेप्ट पे। वो क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा 15, आप इसको डिवाइड कीजिए। आप डिवाइड करते हैं, 3 5 15 होता है और आपका 0 है, क्रॉस में ये 0 है। ठीक है, इसको आप कहते थे डिवाइजर। ठीक है, इसको आप कहते हैं कोशेंट, ये हमारा रिमाइंडर होता है। क्लियर, और दिस इज डिविडेंड। तो बेसिक चीज की बात करें तो डिविडेंड that is equal to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये था हमारा बेसिक्स, लेकिन इसी बेसिक्स को हम उठाते हैं और रियल नंबर में लाते हैं तो क्या होता है, लेट करो दो इंटीजर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यहाँ पे दो इंटीजर्स हैं, एक इंटीजर दूसरे इंटीजर को डिवाइड करता है, उसके बाद जो क्वोशिएंट आएगा वो डिवीजन, वो भी आपका इंटीजर होगा, जो रिमाइंडर बचता है वो भी इंटीजर होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि P/Q, Q यहाँ पे P को डिवाइड कर रहा है, देन हैविंग रिमाइंडर 0 और सो ऑन, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिमाइंडर डिपेंड करता है। तो जब भी आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो तीसरा रिमाइंडर आपके पास आएगा, वो इंटीजर होगा, क्वोशिएंट आपके पास होगा, वो इंटीजर होगा। तो यहाँ पे मैं अगर आपसे यही कह देता हूँ कि इसको मैंने ले लिया एक इंटीजर A, इसको मैंने ले लिया एक इंटीजर B, इसको मैंने ले लिया एक इंटीजर Q, एंड दिस इज प्लस R। तो अब एग्रीगेट that is A plus B R। अगर मैं ऐसा कोई एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कहा 16, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 3 से, 3 5 15 1। ठीक है, ए ये है मेरे पास, ये बी है, ये क्यू है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 16 इज इक्वल टू 3 into 5 प्लस ए 1। ठीक है, यानी कंसेप्ट वही है। ठीक है, अगर एक इंटीजर दूसरे इंटीजर को डिवाइड करता है तो क्वोशिएंट भी इंटीजर होगा, रिमाइंडर भी इंटीजर होगा। इट मींस सारा कंसेप्ट इंटीजर पे चल रहा है। तो आपने जो पिछली बार रेशनल नंबर पढ़ा है, P/Q, that is इक्वल टू, ठीक है।
ये नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्यों 0 नहीं होगा, ठीक है। ये बी कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, क्यों कभी बड़ा नहीं हो सकता, ए से रिमाइंडर कभी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर इसमें हमेशा ए ही रहना है। ये कुछ ऐसे कंसेप्ट थे, बेसिक चीज़ें जो बहुत ही कॉमन से हैं और अक्सर जब आप कोशिश करते हैं तो सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट वो कर देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम शुरू करते हैं जो बुक के अकॉर्डिंग हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सो शुरू करते हैं रियल नंबर में। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक डिवीजन लेमा, ठीक है। जो ये इसको हम डिवीजन थ्योरम भी कहते हैं। और बेसिकली जो डिवाइड होती है या डिपेंड होती है ये सिर्फ डिवाइड के ऊपर, यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इंटीजर्स की, डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, जहाँ पे आप देखते हैं कि अगर मैं ए को डिवाइड करता हूँ बी से, ठीक है, ये भी मेरे पास इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो मेरे पास जो क्वोशिएंट आता है वो भी एक इंटीजर होता है, ठीक है। और उसके जो मेरे पास रिमाइंडर बचता है वो भी एक इंटीजर होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल अब हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आएंगे वो यही है हमारे पास, इंक्लूड डिवीजन लेमा, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में आप समझ लो 101% चांसेस के पूरे आने के होते हैं, ठीक है। तो इस डिवीजन लेमा को समझने का सबसे बेस्ट तरीका आपकी बुक में है जो इक्लोइड डिवीजन लेमा है, ठीक है। उसमें जो एग्जाम्पल आपको दिया होगा विच इज द बेस्ट आई थिंक है, तो मैं उसी को एक बार डिस्कस करना चाहूँगा कि एक ट्रेडर होता है जो एक्स बेच रहा होता है स्ट्रीट में, यानी कि वो स्ट्रीट वेंडर है, और एक ऐसे ही आइडल उनके पास आता नहीं कि एक फालतू आदमी उनके पास आता है, इससे कुछ काम नहीं होता, तो वो उससे बहस करना शुरू करता है और बहसों में वो उसके अंडे की पूरी जो बास्केट होती है उसको फेंक देता है, और क्या होता है सारे अंडे टूट जाते हैं। अब वो जो केस है पहुंच जाता है आपका पंचायत के सामने। वहाँ पे फिर क्या होता है, सिर्फ ये कहता है कि जो भी आपने इसका नुकसान किया है वो भरपाई कीजिए। तो उस नुकसान को बताने का जो उसका तरीका होता है वो एक पजल के फॉर्म में होता है, और विच इज़ नॉट सो ईजी, जो उसको समझना इतना आसान नहीं लगता, लेकिन जिस फॉर्म में वो बताता है कहा जाता है, ठीक है। क्या कहता है, कहता है अगर मैं अपने एक्स को इफ आई काउंट इन पेयर्स, ठीक है, अगर इसको मैं पेयर्स में कहता हूँ, पेयर्स का मतलब समझो अगर वो उसको 2 से डिवाइड करता है, ठीक है, अगर वो उन टोटल नंबर ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड करता है तो रिमाइंडर उसके पास बचता है 1, ठीक है। अगर वो 3 में काउंट करता है, यानी कि 3 से डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर बचता है उसके पास 2। ऐसे ही वो अगर 4 में काउंट करता है और 4 से डिवाइड करता है, ये और बेहतर रहेगा, ठीक है। इन दैट केस रिमाइंडर विल बी 3। और अगर उसको 5 में करेगा काउंट और 5 या फिर 5 से डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर आपके पास 4 आता है, ठीक है। इंटीजर से ही डिवाइड कर रहे हैं इंटीजर्स को, और आपका रिमाइंडर भी इंटीजर से आता है। 6 में करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं 6 से, तो रिमाइंडर आपके पास 5 आता है। लेकिन जैसे ही आप उसको वो 7 से उसको डिवाइड करता है, ठीक है, या 7 में काउंट करता है 7 लेकर के, तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। इट मींस वो एग्जैक्ट डिविजिबल है 7 से, ठीक है, यानी कि वो नंबर एग्जैक्ट 7 से डिविजिबल होता है, लेकिन नॉट मोर देन, नॉट उसकी बास्केट में नहीं आ सकते, नॉट मोर देन 150, 150 एक्स से ज्यादा नहीं आएंगे, यानी कि वो उससे कम ही कम होंगे, यानी कि जो उसके पास एक्स है इज स्मॉलर देन 150, एक 150 से छोटे हैं। तो अगर आप बताएंगे 7 का एग्जैक्ट डिविजिबल क्या होगा, अगर आप 7 का डिवीजन लेके चलते हैं 150 के अंदर, तो एग्जैक्ट डिविजिबल जो 7 का आएगा और रिमाइंडर 0 होगा। तो आप यहाँ देखेंगे आप इसको एलसीएम के मेथड से लेके करते हैं तो पता चलता है हमें ये 119x इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब इसी को मैं इंटीजर्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, जैसे इसको मैं लिखता हूँ a = bq + ar, क्योंकि ये मेरा एक बेसिक कंसेप्ट चलने वाला है आगे चल के, ठीक है। ये अभी मैं इसको नहीं लिखता हूँ, उसको रहने दीजिए। अभी सिर्फ हम ये करते हैं, इससे कब बनाते हैं इसको, जो स्टेटमेंट हमें गिवन किया गया था उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे फॉलो करेंगे, कि अगर मैं इसको a 2q तो r मेरा 1 है, a 3q तो मेरे पास r 2 है, a
4Q तो मेरे पास R3 है, A 5Q तो मेरे पास R4 है, A 6Q तो मेरे पास R5 है। लेकिन A अगर मैं 7Q करता हूं तो ये 0 यानी कि एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाता है 7 से। ठीक है, तो ये लेमा, ये डिवीजन इक्लोरिक डिवीजन लेमा है, ये यानी कि स्टेटमेंट है, और यह डिवीजन थ्योरम है, वो यही बताती है कि एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से आप डिवाइड करते हैं तो आपका क्या क्या केसेस हो सकते हैं। समझने का बेस्ट तरीका यही है, चाहे कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर मैं कोई दो अलग से एग्जांपल लेता हूं, तो अब मेरे पास कंसेप्ट क्या निकल के आता है कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, और R मेरा B से कभी बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि इस B से कभी वो बड़ा नहीं निकल सकता, हमेशा ये 0 से बड़ा होगा, ये 0 के इक्वल हो सकता है R, लेकिन ये हमेशा छोटा होगा B से। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं कोई भी, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 20 और 3, मैं 3 से डिवाइड करता हूँ 20 को, तो क्या देखता हूँ 3 6 18, रिमाइंडर मेरे पास 2 बचता है। अगर मैं 6 में लेता हूं तो रिमाइंडर 2 बचता है। क्लियर, इस तरीके से आप ले सकते हैं, 17 और 6 ले सकते हैं, इस आईडी बुक में दिया हुआ है, और 6 को मैं डिवाइड करता हूँ 17 को 12 होता है 5। तो अगर मैं 6 के पेयर्स में लेता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर 5 बचता है। क्लियर है, आई थिंक ये समझने का बड़ा ही अच्छा तरीका होगा इसमें, क्योंकि जो बुक में था मैंने आपको बुक की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, डिवीजन लेमा को, डिवीजन थ्योरम को। ठीक है, अब इसकी जो थ्योरम कहती है अकॉर्डिंग टू द बुक, एक मिनट देख लेते हैं जरा। सो अगर हम आ जाते हैं इसके स्टेटमेंट पे, तो क्या कहता है बुक में स्टेटमेंट जो आपको गिवन है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, आपके पास कोई दो इंटीजर्स हैं, जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि वी हैव टू इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिट्स इंटीजर्स q एंड r। तो इनको जब डिवाइड आप करते हैं तो हमारे पास दूसरे जो इंटीजर्स आते हैं q एंड r, q कोशेंट होगा, r रिमाइंडर होगा, या कुछ भी हो सकता है वो अल्फाबेट्स में, लेकिन कोशेंट और रिमाइंडर होंगे। सेटिस्फाइंग, तो वो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को जो हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बनाई थी। ठीक है, a इज इक्वल टू bq प्लस के r, और r हमेशा 0 से बड़ा या 0 होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, एग्जांपल भी मैं आपको बार बार दे चुका हूं। मान लो मुझे 100 को डिवाइड करना होता है 15 से। ठीक है, क्लियर, 15 6 90 होता है, 10 बचा। तो आप देखेंगे ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, दोनों ही वैल्यूज इसकी स्मॉलर होंगी। ठीक है, तो दिस इज डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, एंड दैट इज डिविडेंड। दिस इज 15 इज a is 100 here, b is 15, q is 6 and remainder is 10। क्लियर, तो ये था हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, पूरा जो डिवीजन लेमा है, इसको मैंने कोशिश करी आपको बड़े सिंपल तरीके से, जो बुक का मेथड है उसी में समझाने को, बगैर आप किसी चीज़ में कंफ्यूजन किए हुए। और लेमा एक प्रॉपर स्टेटमेंट होता है, अकॉर्डिंग जो आपकी बुक बताती है, लेमा इज ए प्रॉपर स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो यूज किया जाता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास बनता है बेटा, वो निकलता है HCF फाइंड आउट करने के लिए। आपको HCF कैसे फाइंड आउट करना है, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है जैसे कि आप HCF निकालते हैं डिवीजन मेथड से, जो आप HCF डिवीजन मेथड से निकालते हैं, सेम वही प्रोसीजर यहाँ फॉलो होता है, लेकिन उसको लिखते हैं आप इक्वेशन टाइप के अंदर, a इज इक्वल टू BQ प्लस R, इस फॉर्म में आपको लिखना होता है।
ठीक है। तो जब आपकी जो बुक कहती है कि कैसे निकालना होता है, मान लो सी और डी है और यहाँ पे एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा और छोटा नंबर बड़े को डिवाइड करता है, जैसे आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है सी फाइंड आउट करने का, सेम यही प्रोसीजर है, देयर इज नो डाउट इट। सो आप क्या करते हैं, पहले इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपसे एग्जांपल लेता हूँ 4 5 5 और दूसरा जो मेरे पास क्या है वो दूसरा है 42। आप इन दोनों का HCF फाइंड आउट कीजिए। सोचो कैसे करोगे। ऑब्वियसली 445 कब आएगा, जब आप 4 into 10 करते हैं, ठीक है, और रिमाइंडर मेरे पास 35 बचता है। ठीक है, 42 मेरे पास कब आता है, ठीक नहीं, रिमाइंडर मेरे पास बचा 35 और इस 35 की फॉर्म में ही मुझे 42 को लेके आना है। 42 कब आएगा, जब मैं 7 into 5 करूँ तो 35 आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, उसको 35 into 1 करता हूँ और मेरे पास बचता है 7। ये लीजिए, और भी आसान हो गया। अब मुझे ये 35 कब आएगा, ये 35 मेरा कब आता है, 35 कब आएगा, जब मैं इसको 7 into 5 या 5 into 7 करता हूँ और मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है। क्लियर। तो HCF हमें 5, तो इसमें HCF हमारा क्या निकलेगा, ऑब्वियसली हमारा HCF इसमें डिवाइजर स्टेज पे हम देखते हैं 7 टाइम्स वो जाके इसको कट करता है 5 को, ऑब्वियसली 7 5 से 35 होता है। ठीक है, यानी कि HCF हमारा निकलेगा यहाँ पे 7, क्योंकि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता HCF फाइंड आउट नहीं होता है। क्लियर है, इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो NCERT में आप यूजिंग इंक्लूडेड डिवीजन फार्मूला आप यूज करें और HCF फाइंड आउट करें। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन तो आपका सिर्फ डिवीजन एल्गोरिथम का ही बनता है, इसमें आपको HCF फाइंड आउट करना होता है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें एग्जाम में काफी बार वो आता है, देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो टॉपिक पे नहीं आया, हमेशा वो रिपीट करते रहते हैं, कभी कोई सा कभी क्वेश्चन, तो सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक भी आप जरा भी ये ना सोचें कि ये क्या सिंपल सा क्वेश्चन है या डिफिकल्ट क्वेश्चन है या लेंथी क्वेश्चन है या छोटा क्वेश्चन है, सबका वेटेज बराबर है, सबकी इंपॉर्टेंस बराबर है। हर एक क्वेश्चन को आपको 1000 बार प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा और कोई ट्रिक इसमें नहीं हो सकती, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। पढ़ना, प्रैक्टिस करना, पढ़ना, प्रैक्टिस करना, बाकी कुछ और नहीं सोचना। ठीक है, तो आगे हम जो क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन को हम करके दिखाते हैं आपको। सो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2 से। एग्जाम्पल 2 ये कहता है कि आप ये शो करके दिखाइए कि कोई भी इवन पॉजिटिव नंबर है तो वो 2q की फॉर्म में है, और कोई ऑड इवन पॉजिटिव नंबर है तो आपका वो 2q + 1 की फॉर्म में है। ये आपको शो करके दिखाना है, और यहाँ पे q को भी सम इंटीजर्स हो सकता है। ठीक है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q + k1। तो हम ये सिंपल लिखते हैं, जो इवन है हमारा वो 2q की फॉर्म में होगा, और जो ओड है वो मेरा 2q + 1 की फॉर्म में होगा। इक्लोइड आपके पास इक्लोइड्स फॉर्म क्या कहती है, वो ये कहती है a = bq + k r। ठीक है, और r हमेशा b से छोटा ही छोटा होता है। यहाँ पे a हमारे पास नजर आ रहा है, लेट करो कि a b एनी पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, और b मेरे पास मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है 2 है। अब जो मेरा r होगा वो 0 या 0 से बड़ा, बट वो b से छोटा होगा। इट मींस b यहाँ पे 2 है, तो r की वैल्यू मेरे पास 0 और 1 ही निकल सकती है, और कोई दूसरी वैल्यू नहीं आ सकती है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अब इस स्टेटमेंट में अगर मैं इसको प्रूफ करता हूं, 0 और 1 जो मेरे पास है था, देखो अगर r में 0 पुट कर देता हूं तो a = bq + के 0 यानी कि 2q आ जाता है। तो मेरा even वाला प्रूफ हो गया। क्लियर है? और अगर r
की वैल्यू मैं 1 पुट कर देता हूँ, सो तो a इज इक्वल टू 2q प्लस k1, तो आपका ओड प्रूफ हो जाता है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का हमने क्वेश्चन नंबर ऐसे फाइंड आउट करना था, सिंपल डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऐसे फाइंड आउट करना है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन फोर्थ एक बार हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ हम करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ करने से पहले एक बार हम एनसीईआरटी का एग्जांपल 3 एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। शो दैट एनी ऑड इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 4q plus k1 4q plus k3 के ऑड जो इंटीजर होगा वो 4q plus 1 और 4q plus 3 की ही फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अगर इसने कहा हम इतना पार्ट लिखते हैं, हाँ यहां से मिटा देते हैं पूरा, और हम क्या लिखते हैं 4q plus 1 या 4q plus 3। एग्जाम्पल 3 है 4q plus 1 या 4q plus 3। ऑड इंटीजर्स मेरा इसमें नजर आना चाहिए। फिर से सेम कहानी है, a is equal to bq plus के r, और r मेरा यहाँ पे इसी इंटरवल के बीच में फॉलो करेगा, ठीक है। तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि लेट कर लिया मैंने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है a, तो b में यहाँ पे देख रहा हूँ 4, ये b है, q का मल्टीपल, तो मेरे पास यहाँ पे 4। जब b 4 है और हमेशा r मेरा इसी इंटरवल के बीच में फॉलो करेगा, r मेरा फॉलो करेगा इस इंटरवल के बीच में, दैट मींस r इज इक्वल टू 0 1 2 3। सो ये मेरा फॉलो करता है, ठीक है। तो r 0 रखते हैं तो इवन बन जाता है, r रखते हैं तो ऑड बन जाता है, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड बन जाता है। तो अगर r आपने 0 पुट किया तो a इज इक्वल टू bq प्लस के 0 बन गया, तो ये तो bq प्लस के 1, तो ये b1 बन गया, ठीक है। लेकिन अगर a इज इक्वल टू bq प्लस के 1 करेंगे तो ऑड आ गया, ठीक है। फिर दोबारा से अगर आप a इज इक्वल टू bq प्लस आप 2 पुट करते हैं तो ये फिर से इवन बन जाता है, क्योंकि किसी भी नंबर में आप 2 प्लस करते हो, किसी भी नंबर में 2 प्लस करते हो तो वो इवन ही बनता है। लेकिन अगर आप किसी भी नंबर में फिर 3 प्लस करेंगे तो वो ऑड बनता है। तो यहाँ पे a हमारा क्या, b क्या, तो 4q प्लस 3। तो इसी तरीके से ये प्रूफ हो जाता है कि 4q प्लस 3, जब 3 और 1 प्रूफ आप प्लस करते हैं, सॉरी r की वैल्यू को पुट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो ऑड नंबर ही बन जाएगा, ठीक है। तो सेम यही क्वेश्चन हमारा यहाँ पे अगर आप फॉलो करते हैं एग्जांपल 1.1 को, फोर्थ क्वेश्चन, यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। इस बार बस आप में जो नया बढ़ता है वो स्क्वायर बढ़ता है, इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1, या तो 3 में 3m plus 1 होता है। देखिए स्क्वायर करने के बाद, q को स्क्वायर करने के बाद एक नैप बनेगा m, वो हम देखते हैं, ठीक है। बाकी हिंट भी इसमें दिया है, लेट x भी पॉजिटिव इंटीजर है तो वही हमारा aq plus 1 aq plus 3 इस तरह से ही चलने वाला है। चलो सॉल्व करते हैं एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा था यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर अ फॉर्म ऑफ 3m plus 1 और 3 या इंटीजर है, हमें इसको लेना। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर लेट कर लेते हैं, लेट x be any पॉजिटिव इंटीजर्स। हमारे पास ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है जो जब x होगा तो इसकी वैल्यू 3q प्लस 1 था हमारे पास, ये 3q प्लस 1 है और 3q प्लस 2 है। समझ रहे होंगे r की वैल्यू आपकी 3 से छोटी ही छोटी होनी है यहाँ पे, यानी कि वो फिर से aq प्लस r, और r 3 से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। सेम फॉलो करती है। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे 3q और इसको स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे स्क्वायरिंग करना है इसका, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 9q का स्क्वायर बन जाता है, ठीक है।
अब मैं x इज इक्वल टू 3q प्लस 1 लेता हूँ तो इसका स्क्वायर करता हूँ तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाता है, जो कि आता है 9q स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 6q। ठीक है, और इसी तरीके से मैं 3q प्लस 2 लेता हूँ, सॉरी ये x है, और इसका स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग करता हूँ मैं बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस के होल स्क्वायर दैट इज 9q का होल स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 6 12q। ठीक है, तो मेरे पास ये कंडीशंस आती हैं। ठीक है, तीनों के अंदर मेरा स्क्वायर आ रहा है। अब देखते हैं अब हम क्या काम करेंगे, इसको q को अलग लेकर के एक दूसरा हम इंटीजर्स ले लेते हैं। ठीक है, वो इंटीजर्स क्या होगा, देखिए यहाँ से अगर मैं लेता हूँ बाहर, मैंने q अगर मैंने b में 3 बाहर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको 3 अगर मैं बाहर लेता हूँ और q ले लेता हूँ, तो ये मेरा बचेगा यहाँ पे 3q प्लस के 2 बच जाता है। प्लस 1 बनता है। ठीक है, ऐसे सेम कहानी मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, 3 बार लेता हूँ, 3, तो ये 3q स्क्वायर प्लस के, तो मुझे यहाँ से 3q लेना होगा, 3q, ये मेरे पास बचेगा 3q लूँगा तो 4 बचेगा, और 4 एक अलग से बचा, 3q प्लस के 4 बचता है। ठीक है, ठीक है, तो अब मुझे इसको दूसरे किसी बनाना है, तो इसको मैं 3 इंटू 3q कर लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ मैं एक m। ठीक है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी इस पूरे टर्म को क्या ले लेता हूँ, m पुट कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी मेरे पास m हो जाएगा, तो ये 3m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 3m आया, ये 3m प्लस 1 आया, लेकिन जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसको मुझे थोड़ा सा और चेंज करना होगा। आई थिंक ऐसे नहीं चल पाएगा ये, ऐसे करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं 9q स्क्वायर प्लस के 3 प्लस के 1 प्लस के 12q। अब मैं यहाँ से जब 3 मैं कॉमन लेता हूँ, तो ये मेरा बचेगा q स्क्वायर प्लस के, यहाँ से 1 बचेगा, वहाँ से मेरे पास बचेगा प्लस के 4 q, और ये प्लस जो एक्स्ट्रा 1 है इसको मैंने ब्रेक करके लिखा था यहाँ पे 4 को, ये बाहर आ जाता है। और फिर से ये इसको भी मैं कर लेता हूँ m, मैं ले लेता हूँ 3q प्लस 1 m की ये भी फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो जो हमें फॉर्म चाहिए था 3m प्लस 1 m, 3m प्लस 1 और 3 प्लस 1 की फॉर्म में ये आ गया है। तो इसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 5 बचता है। इसको हम कोशिश करते हैं, यूज इक्वल डिविजन लेमा टू शो क्यूब। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, इन सब का क्यूब करना है। फिर से पूरा प्रोसीजर हमें इतना ही लेना है कि हमने ले लिया 3q प्लस 1 3 प्लस 2, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है m 9m प्लस 1 या 3q प्लस 1, लेकिन यहाँ पे चेंज हुआ है, इसको हमें लेना पड़ेगा 3q प्लस के 8 की फॉर्म में, और फिर इनका क्यूब करना होगा। आई थिंक सेम क्वेश्चन है, डिक्टो बिल्कुल यही है, बस चेंज थोड़ा सा जो था मैंने कर दिया, और उसके बाद ये करना है। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है इसी के साथ।
सो लेट करते हैं। सो हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है यूज इक्वल डिविजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन फॉर्म ऑफ 9m 9 प्लस के 1। तो हमें बनाना है 9m प्लस 1 9m प्लस के 2। लेकिन उसके लिए हमें क्या काम करना होगा? यूक्लिड फॉर्म की क्यूब करना होगा। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स, तो वो हमें क्या कहता है? a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस के r और r इक्वल टू और स्मॉल ग्रेटर देन टू 0 बट b से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ x, ये मेरे पास यहाँ पे क्योंकि मुझे m की फॉर्म है 3m 9 में बनाना है और ये 3 की फॉर्म में हो सकता है। तो ये मेरे पास बन जाएगा x की वैल्यू 3q प्लस के r। अब r की वैल्यू हमारे पास 0 1 और ऑब्वियसली 2, ये 3 वैल्यूज रहनी है। तो जब आप पहला केस जब r की वैल्यू आप 0 ले लेते हैं, दूसरा केस जब r की वैल्यू 1 ले लेते हैं और तीसरा केस जब आप r की वैल्यू 2 ले लेते हैं। ठीक है, जब आप r की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये x इज इक्वल टू 3q हो जाता है। उसको अगर मैं क्यूब करता हूँ तो x क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब का होल क्यूब दैट इज 27 9 का क्यूब। इसको फिर मैं लिखता हूँ 9 के मल्टीपल में इस तरीके से। ठीक है, 9 के मल्टीपल में इसमें, और इसी को लिया जाएगा m, तो ये मेरे पास बन गया 9m। तो ये पहला पॉइंट मेरा इस तरीके से हो गया। जब मैं दूसरा पॉइंट बनाता हूँ तो मुझे क्या करना है? x की वैल्यू लेनी है 3q प्लस के 1। चलिए क्यूब कर दीजिए इसका। अब मैं इसका जब क्यूब करता हूँ तो ये x क्यूब बन जाता है और ये 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब आपको थोड़ा सा इसका फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। 27 q का होल क्यूब प्लस के 1 और a क्यूब b क्यूब प्लस के 3ab 3 इंटू 3q इंटू 1 और 3q प्लस के 1, ये क्यूब बनेगा जी। 27q क्यूब प्लस ये 1 रहना है मेरा, प्लस 3 3 9 और ये क्यूब 9 क्यों इसको लूंगा तो ये अंदर 27 क्यू स्क्वायर बन जाता है। 3 3 9 27 क्यू का स्क्वायर प्लस के 3 3 9 और ये 9 क्यू बन जाएगा। देखो मुझे 9 कॉमन चाहिए तो 9 मुझे यहाँ से कॉमन मिलेगा, यहाँ से कॉमन मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, 1 से नहीं मिलेगा। 1 को मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो जब मैं 9 बाहर लूँगा इसमें तो मेरे पास ये 3 क्यू स्क्वायर प्लस के 3 क्यू और प्लस के क्यू और प्लस के 1। इसको फिर से मैं m ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं फिर से m ले लूँगा और ऑब्वियसली ये मेरा 9m प्लस 1 में बन जाता है। डेट इज 9m प्लस 1। इस फॉर्म में मेरा ये आ गया। अब इसके बाद है जब मैं r2 की वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है, r अगर मैं 2 की वैल्यू पुट करता हूँ, तीसरा जो मेरे पास है r की वैल्यू में 2 पुट करता हूँ तो x इज इक्वल टू 3q प्लस के 2 आ जाता है। क्यूब जब इसका किया जाता है तो x क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब मैंने किया। डेट इज ये मेरे पास हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 2q 3 इंटू 3q इंटू 2। तब मेरे पास अंदर से 2q प्लस के 2 आता है। डेट इज ये 27 9 क्यूब प्लस के ये 2 का स्क्वायर तो ये 8 आ गया प्लस मैं 3 3 27 3 9 18 18 24 तो ये 24q स्क्वायर आएगा मेरे पास प्लस के 3 3 9 9 2 18 36 ये 36q आएगा मेरे पास।
ऑब्वियसली मैं यहाँ से 9 को मैं ले सकता हूँ, उसको मुझे अलग निकालना पड़ेगा। जब मैं यहाँ से 9 लेता हूँ तो 3 क्यूब प्लस के 6 9 स्क्वायर और प्लस के 4 क्यूब, ये मेरे पास बचता है और ये 8 मेरे पास अलग निकल गया। तो इसको फिर से मैं m लेता हूँ तो ये मेरे पास आ गया 9m प्लस 8। ये लीजिए क्वेश्चन मेरा पूरा सॉल्व हुआ। 9m, ठीक है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8, क्वेश्चन डन। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम उसको नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में करेंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ सेव करें, कमेंट करें, लाइक करें, जो भी करना है करें, प्लीज़ कुछ तो करें। थैंक यू वेरी मच।